नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और शुरुआत करेंगे 23 की तकरार किसकी सरकार की। जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। हम आपके लिए लेकर आए हैं चुनाव का बेहद खास कार्यक्रम 23 की तकरार किसकी सरकार। चुनाव के इस बेहद खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हर वो सियासी खबर जिससे वाकिफ होना आपके लिए बेहद जरूरी है। यानी हमारे इस कार्यक्रम में सियासत का हर पहलू नजर आएगा, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं हमारे खास सेगमेंट इलेक्शन टुडे की। इलेक्शन टुडे में आज की सबसे चर्चित खबर है भटकते मुद्दे। जी हां, राहुल की यात्रा मध्य प्रदेश में अब 23 नवंबर को एंट्री करेगी, लेकिन उसके पहले ही बयानबाजी का दौर जो है वो तेज हो चुका है। पूर्व सीएम ने यात्रा के जरिए बीजेपी पर सीधा निशाना साधा है, जिसके बाद बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। कुल मिलाकर यात्रा से पहले प्रदेश में बयानों के तीर एक दूसरे पर चलते रहेंगे, वार पलटवार होते रहेंगे। लेकिन आज क्या हुआ यह भी आपको दिखाते हैं। कांग्रेस सदैव से मुसलमानों को वोट बैंक बनाए रखना चाहती है और दिग्विजय सिंह जी उन्हें अपनी जागीर बना के रखना चाहते हैं मुसलमानों को। दिग्विजय सिंह फिर बीजेपी के निशाने पर है। यूं तो दिग्विजय सिंह भारत जोड़ो यात्रा के प्रभारी हैं, लेकिन उनकी बयानबाजी अब बीजेपी को बोलने का मौका दे रही है। हमेशा से बीजेपी के लिए सॉफ्ट टारगेट रहे दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी की यात्रा को धर्म के नाम पर भड़काने वालों के खिलाफ बताया। इशारों इशारों में उन्होंने बीजेपी को ही घेरा। क्या कुछ और कहा दिग्विजय सिंह ने, आप भी सुनिए। जो धर्म जाति संप्रदाय के रूप में लोगों को भड़काते हैं, भड़काने वाले भाषण देते हैं, हिंसा फैलाते हैं, दंगे कराते हैं, फसाद कराते हैं, चाहे जो भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समूह का हो, किसी भी पार्टी का हो, हम उसके खिलाफ हैं। दिग्विजय सिंह का यही बयान हिंदू मुस्लिम की बहस को फिर हवा दे गया। बीजेपी ने फौरन इसे लपकते हुए कांग्रेस को घेर लिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा से मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझती है। वाणी में इतना जहर लाते कहां से हैं ये? क्या आईएसआई से रिचार्ज कराते हैं क्या? कांग्रेस सदैव से मुसलमानों को वोट बैंक बनाए रखना चाहती है और दिग्विजय सिंह जी उन्हें अपनी जागीर बना के रखना चाहते हैं मुसलमानों को। कोई भी अन्य उनके साथ निकटता बढ़ाता है कि ये इनके पेट में मरोड़ उठने लगती है और कुछ तो भी अनाप शनाप बोलने लग जाते हैं। कल्ली भागवत जी ने कहा है कि हम सबका डीएनए एक है। कहीं न कहीं भारत जोड़ो यात्रा के जरिए एजेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है। वहीं कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। हाल ही में मधुसूदन मिस्त्री का बयान इसका ही उदाहरण है। तो कांग्रेस को इस तरह की बयानबाजी से बचना होगा, नहीं तो उनकी ये यात्रा किसी ऐसे मुद्दे पर उलझ सकती है जो कम से कम कांग्रेस के लिए तो अच्छी बात नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो इस यात्रा से पहले वार पलटवार होता रहेगा, लेकिन हर एक बयान का अपना एक एंगल होता है और उस एंगल के बिना खबर पूरी नहीं होती। और इसी एंगल को समझने के लिए हमने आपके लिए एक खास सेक्शन चुना है जिसका नाम है चुनाव शाखा। इस चुनाव शाखा में वो सियासी रिकॉर्ड है जिसमें हम बयानों को खंगालते हैं, इसमें हम इतिहास को खंगालते हैं और ये मदद करती है हमें उस खबर को समझने के लिए। तो सीधे चलते हैं हमारी चुनाव शाखा में, जहां मौजूद है इन भटकते मुद्दों को लाइन पर लाने के लिए हमारे साथ शैलेंद्र सिंह जी राजपूत, एग्जीक्यूटिव एडिटर बंसल न्यूज। शैलेंद्र जी, आज भी इस बयान के कई मायने हैं, क्योंकि जब भी दिग्विजय सिंह बोलते हैं उनको पता है तीर कहाँ लगेगा और ये भी बीजेपी जानती है कि इस तीर का जवाब किस ब्रह्मास्त्र से देना है। देखिए, बिल्कुल ये बयानबाजी जो आज की है वो हम पहले भी बात कर रहे थे कि ये जब मध्य प्रदेश में ये यात्रा प्रवेश कर रही है तो इस तरह की बयानबाजी काफ़ी तेज होगी, क्योंकि अब ये हिंदी हार्टलैंड में प्रवेश कर रही है यात्रा। देखिए, कांग्रेस की हमेशा से कोशिश रही है जब से ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है कि इसको वो हमेशा गैर राजनीतिक बताती रही, अभी भी गैर राजनीतिक बता रही है।
इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है, राजनीतिक मुद्दों से कोई संबंध नहीं है, ये कांग्रेस दावा करती रही है और अभी तक इसमें सावधानी भी रखी है। नहीं तो अब तक मोदी वर्सेस राहुल का कोई मौका दिया नहीं है कांग्रेस ने, इस तरह की कोई बयानबाजी नहीं आई है, मोदी पर भी बहुत बड़े हमले राहुल गांधी ने बोले नहीं है। तो कुल मिला के कांग्रेस की कोशिश है कि इसको राजनीतिक मुद्दों में उलझने से बचाया जाए, क्योंकि उसका जब ये बहस छिड़ती है तो उसका नुकसान ज़्यादातर कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। लेकिन अब जब मध्य प्रदेश में यात्रा प्रवेश कर रही है तो बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इसे अपने ग्राउंड पर ले आया जाए, मतलब अपने मुद्दों पर खींच लाया जाए। और सबसे अच्छा माध्यम दिग्विजय सिंह हो सकते हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह की एंटी हिंदू जो छवि है वो हमेशा बीजेपी उसको एंजॉय करती है और कहीं ना कहीं से किसी भी प्रोग्राम में वो दिग्विजय सिंह को या किसी भी चुनाव में दिग्विजय सिंह को जरूर खींचना चाहती है, सेंटर में लाना चाहती है। तो दिग्विजय सिंह ने शायद आज वो मौका दिया जब उन्होंने खंडवा में वो बात कही कि हम दंगे करवाने वालों के खिलाफ हैं, तो बीजेपी की तरफ से तुरंत पलटवार आया, जो कि जिसकी उम्मीद भी थी। अब देखिए ये बहस और तेज होगी और बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम या सॉफ्ट हिंदुत्व या हिंदू टेररिज्म जैसी बातों में उलझाया जाए, जिससे डिफेंसिव हो कांग्रेस और जो वो नैरेटिव एक सेट करना चाहती है खासतौर से मध्य प्रदेश में इस यात्रा के दौरान, वो सेट ना हो पाए और बात कहीं उलझ जाए। और राहुल गांधी हमेशा से जिन मुद्दों पर घिर जाते हैं, एक बार कांग्रेस फिर उन मुद्दों पर घिरे। जी विजय जी, लेकिन सवाल ये भी है कि इस पर घेरना भी ज़रूरी था बीजेपी का, क्योंकि अगर वो कोई बयान दे और बीजेपी की तरफ से कोई बयान ना आए, साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात यह कि इस यात्रा को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह के पास है और अब ये यात्रा उस जिम्मेदारी के साथ साथ मध्य प्रदेश में कवर करेगी, यहाँ से गुजरेगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये तो एक सिर्फ एक छोटा सा बयान था, अभी बयानों की बाढ़ आना बाकी है। बिल्कुल, दिग्विजय सिंह के हाथ में कमान है, तो ये बीजेपी इसको लेकर कंफर्टेबल भी है कि अब उनको मौका फिर से मिलेगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह हमेशा सॉफ्ट टारगेट रहे हैं उसके। तो ये कांग्रेस को जरूर इस रणनीति में कुछ बदलाव करना होगा, दूसरे चेहरे भी सामने आने चाहिए, जो खासतौर से बयानबाजी के मोर्चे पर। और ये सावधानी तो उसको कांग्रेस को रखनी होगी, क्योंकि फिर नहीं तो बीजेपी को मौका मिलेगा। और ये लेकिन अभी तक देखिए आप पूरी यात्रा, जैसे कि मैं पहले भी कह रहा था, ये इस तरह की बयानबाजी से अभी कांग्रेस ने कोशिश की है बचने की। हालांकि एक दो कर्नाटक में एक दो बयान ऐसे आए जिस पर वो घिरने के किनारे पर आई थी, लेकिन वो मामला सेटल हो गया। लेकिन अब मध्य प्रदेश है, हिंदी हार्टलैंड है, दोनों तरफ से बयानबाजी तेज होगी और इस तरह के जो मुद्दे हैं, खासतौर पर हिंदू मुस्लिम मुद्दा है या सांप्रदायिकता से जुड़े मुद्दे हैं, उसके लिए ये मुफीद ग्राउंड बन जाता है, क्योंकि अब ये उत्तर की तरफ बढ़ेगी यात्रा और इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी। और ये बिल्कुल बीजेपी ये चाहेगी कि इस तरह की चीज़ों पर इस यात्रा को घेरा जाए। जी जी, वाकई। और इस यात्रा में अब और भी रंग नज़र आएंगे, क्योंकि ये कई ऐसे इलाके शैलेंद्र जी जहाँ से ये गुजरेगी और कई ऐसे इलाके जहाँ मुस्लिम बाहुल्य भी है। तो कम से कम ये थोड़े बहुत बयान तो यहाँ देखने को ज़रूर मिलेंगे। अभी तो और भी कुछ नए नए बयान दिग्विजय सिंह के पिटारे से निकलने वाले हैं, उस पर भी नज़र बनाए रखिएगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए, और चुनाव शाखा का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जहां से आप इतिहास को समझाने की कोशिश करते हैं, बयानों के मायने निकालने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया शैलेंद्र जी। अब बारी हमारे बेहद खास सेगमेंट बूथ बाजा की। बूथ बाजा में हम सीधे बूथ के स्तर पर जाकर सियासी मिजाज को समझने की कोशिश करते हैं, और आज हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसी विधानसभा जो दुनिया भर में शांति का संदेश देती है। हम बात कर रहे हैं सांची विधानसभा की, जहां लंबे समय से बीजेपी का कब्जा रहा है। 2018 चुनाव में समीकरण तो बदले, लेकिन फिर 2020 में कांग्रेस से बीजेपी में आए प्रभुराम चौधरी ने जीत का परचम लहरा दिया। 2023 के चुनाव में क्या होगा, आखिर क्या है यहाँ के लोगों के मन में? क्या वही प्रभुराम चौधरी वर्सेस मदन चौधरी होंगे या कुछ और? सांची के स्तूप अद्भुत शांति और अलौकिक सुंदरता को अपने आप में समेटे हुए हैं। ये न केवल मध्य प्रदेश की पहचान है, बल्कि सांची विधानसभा सीट की भी पहचान है। जितनी शांति यहाँ पर है, उससे कहीं ज्यादा सियासी हलचल इस विधानसभा क्षेत्र में है। 2018 में कांग्रेस की जीत के बाद से सांची विधानसभा चर्चा में है। लंबे समय तक इस सीट पर पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर शेजवार का कब्जा रहा। 2018 में उनके बेटे मुदित को बीजेपी का टिकट मिला, लेकिन चुनाव में कांग्रेस के डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने जीत दर्ज की और मंत्री बन गए। यहाँ तक भी समीकरण साफ थे, लेकिन 2020 में डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने
कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। उपचुनाव में बीजेपी से चुनाव लड़े और कांग्रेस के मदन चौधरी को भारी मतों से हराया और फिलहाल शिवराज सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं। समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं और सांची की जनता हर समीकरण पर नजर बनाए हुए है। मेन मार्केट यही है, मेन मार्केट की रास्ता ये है। इसमें जब ये हाल देख लो आप, गड्ढे गड्ढे हैं। बारिश में तो दुकानदार ही नहीं कर पाता, गाड़ी निकलती है तो अंदर पानी जाता है। राजनीति क्या चल रही? जो कांग्रेस में थे वो बीजेपी में चले गए, अब क्या हो रहा है यहाँ? अरे वो तो खिचड़ी पक गई। सबसे ज़्यादा लाइट के हाल खराब है। इधर आप जाइए, घरों के ऊपर से डोरियाँ गई हैं जो टूट टूट के रोज गिर रही दूसरे तीसरे दिन, किसी की गाड़ी के ऊपर तो कहीं नीचे तो कहीं ऊपर। महंगाई बढ़ी है तो कौन सी सरकार ठीक का? बड़ी है, अच्छा बड़ी है सरकार तो मोदी है। बढ़िया एग्री है, बढ़ जाए लेकिन सरकार मोदी की हो। बिल्कुल नहीं तो मोदी में ऐसा क्या है? मोदी में क्या है, हर चीज महंगाई को ना देखो ना, हर चीज देखो ना, महंगाई से क्या मतलब है, और भी तो सब बहुत कुछ हुआ है। महंगाई जो हुई है इसका असर चुनाव में दिखाई देगा इस बार के? बिल्कुल देना चाहिए साहब, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल। बहुत बुरी हालत कर दी है। तेल 150 रुपये हो गया, सिलेंडर 180 का, आलू 30 रुपये किलो बिक रही है। सामान कौन सा सस्ता है बताओ? फिर मोदी अच्छा कि राहुल अच्छा? अच्छा तो वही है, लेकिन अब क्या करें राहुल, कुछ सोचे आप। मोदी जी तो ध्यान ही नहीं दे रहा है थोड़ा सा, गुजराती भाइयों को बनाते जा रहा है और क्या। नहीं तो फिर अच्छा कौन है, राहुल की मोदी? नहीं, राहुल माहौल के तो खैर उनके बस की नहीं है कुछ करने की, वो कोई काम के भी नहीं बचे हैं। 2023 में एक बार फिर यहां से वर्तमान विधायक और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी मैदान में उतरने की तैयारी में है। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को सरकार के कामों के साथ जनता से आशीर्वाद मिलने का भी भरोसा है। वहीं कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी के सहारे गढ़ को भेदने की उम्मीद जता रही है। हालांकि इसके लिए अच्छे प्रत्याशी की तलाश भी है। जनप्रतिनिधि के रूप में अपने आप को आप सांची विधानसभा में कहाँ पा रहे हैं? क्या जिन कामों को लेकर आप आगे बढ़े थे उनको पूरा कर पाए? निश्चित रूप से लगातार हमारा प्रयास सांची विधानसभा क्षेत्र की जनता के विकास के लिए, उनके सुख दुख में शामिल होने का जो रहता है वो हम हमेशा इस बात के लिए करते हैं। अनेक विकास कार्य जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन पर स्वीकृत हुए हैं और उनके काम चल रहे हैं। जहाँ कहीं कोई काम अभी रह गए हैं उनको भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ विकास के कार्य, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे सड़कों की हम बात करें, चाहे पेयजल की हम बात करें, चाहे अन्य क्षेत्रों में सांची विधानसभा क्षेत्र का विकास है। अभी पिछले उपचुनाव के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में लगातार एक गति मिली है और आगे भी जो भी बचे हुए काम हैं उनको भी हम पूरा करेंगे। जिन लोगों ने कांग्रेस के साथ गद्दारी कर अपना राजनीतिक भविष्य बनाने की कोशिश की है, वे लोग मिशन 2023 में हमारी प्रायोरिटी पर रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि उपचुनाव ये इनके इन प्रकारेण वो भले जीत गए हों गद्दारी के बाद, अब कांग्रेस पार्टी और वहाँ की जनता दोनों उन्हें सबक सिखाएगी। चुनाव में अब ज्यादा वक्त भी नहीं है, हलचल तेज है, समीकरण भी बनने लगे हैं, पार्टियां तैयार हैं, लेकिन चुनौतियां दोनों तरफ हैं। बीजेपी के भीतर चुनौती हो सकती है तो कांग्रेस के सामने प्रत्याशी चयन बड़ा चैलेंज है। सब कुछ याद है, अंबानी, अडानी, मोदी जी, राहुल गांधी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, ठेकेदार, और यही तो चुनाव का जायका होता है। मुझे और आशीष को दीजिए इजाजत, नमस्कार। तो सांची का इतिहास ज़रा समझिए कि यहाँ इतिहास स्तूप में मत जाइए, राजनीतिक इतिहास समझिए। रायसेन ज़िले की सबसे चर्चित सीट है, राजधानी से सटी हुई है और डॉक्टर प्रभुराम चौधरी सांची से विधायक है। सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और बीजेपी के गौरी शंकर शेजवार का यहाँ दबदबा रहा है। 7 बार विधायक बने हैं डॉक्टर गौरी शंकर शेजवार। अब शेजवार के बेटे मुदित उनकी विरासत संभाल रहे हैं। 2020 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए प्रभुराम चौधरी। 2018 में कांग्रेस के टिकट पर जीते और अभी भी दबदबा कायम है। और अब बारी हमारे खास सेगमेंट बोले तो नेताजी की। बोले तो नेताजी में हम मिलवा रहे हैं आपको जनप्रतिनिधियों से और जान रहे हैं कि 2023 को लेकर उनकी क्या तैयारियां हैं, वो क्या मुद्दे हैं जो उनकी पार्टी को चुनाव में सफलता दिला सकते हैं। बोले तो नेताजी में मिलिए मध्य प्रदेश में
कांग्रेस के एकमात्र सांसद नकुलनाथ से। नकुलनाथ छिंदवाड़ा से सांसद है और कांग्रेस का युवा चेहरा भी। नमस्कार, बंसल न्यूज के खास प्रोग्राम बोले तो नेताजी में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसा चेहरा, कांग्रेस का युवा चेहरा, जो इस समय लोकसभा में एकमात्र कांग्रेस के सांसद नकुलनाथ हमारे साथ है। आने वाला ईयर जो है वो विधानसभा चुनाव का है, कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, जनता में बहुत आक्रोश है, जनता बदलाव चाहती है। मैं जिले भर में घूम रहा हूँ, प्रदेश में घूम रहा हूँ, और एक चीज उभर के आ रही है कि जनता अब परेशान है और जनता बदलाव चाहती है। पिछले विधानसभा चुनाव में धूम रही, हर जगह छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा मॉडल की बात होते रही, क्या लग रहा है इस बार? देखिए, छिंदवाड़ा तो पिछले कई सालों से मॉडल जिला रहा है। मैं पिछले 3 साल से यही बात कहते रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे छिंदवाड़ा जिले के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इसलिए कर रही है क्योंकि ना ही उनका महापौर है, ना ही उनके कोई विधायक हैं, ना ही उनके कोई सांसद हैं। जब कमलनाथ जी की सरकार थी, इतने योजनाओं को स्वीकृति मिली थी। अगर हम बात करें अपनी छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी की, उसकी फंडिंग काट दी गई। अगर हम बात करें अपने छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज की, 1200 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनना था, 1200 बेड से घटाकर उन्होंने 200 बेड की स्वीकृति दी है। तो अगर ये सौतेला व्यवहार नहीं है तो क्या है? और जनता समझदार है, जनता मूर्ख नहीं है, जनता समझ रही है, और जनता आने वाले 2023 में भाजपा सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगी। और छिंदवाड़ा में स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स हैं, कॉल सेंटर्स हैं, रोजगार के अवसर भी छिंदवाड़ा में बनते हैं। कमलनाथ जी के प्रयासों को कैसा देख रहे हैं इसमें? इससे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है। मोदी जी ने तो 6 साल पहले स्किल इंडिया का नारा लगाया था, लेकिन हमारे छिंदवाड़ा जिले में 15 साल पहले स्किल डेवलपमेंट सेंटर शुरू हो गए। और जो हम युवाओं को, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कमलनाथ जी और मैं, जैसे कि HCL हो, TCS हो, इन्फोसिस हो, हम उनको यहाँ ला रहे हैं। कू ऐप हो, हम उनको यहाँ ला रहे हैं, और हर महीने 150-200 युवाओं को रोजगार प्राप्त हो रहा है। चाहे एजुकेशन के फील्ड में हो, इम्बाइब ऐप के माध्यम से, सेज यूनिवर्सिटी से, रेनेसांस यूनिवर्सिटी से हम इनको स्कॉलरशिप भी दिलवा रहे हैं। छिंदवाड़ा की बात करें, अभी हाल ही में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं, ग्राम पंचायत और पंचायतों के चुनाव संपन्न हुए हैं, कितना प्रभाव डालेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में? देखिए, अगर हम ओवरऑल देखें तो कांग्रेस की जीत हुई है छिंदवाड़ा जिले में। हमारा महापौर बना, हमारा निगम बना, पांडोना में 17 साल बाद हमारी परिषद बैठी है, तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट तो है। 7 विधानसभा छिंदवाड़ा की है, 7 पे कांग्रेस काबिज है। लोकसभा में सांसद आप है, युवा सांसद, लोगों के बीच में मिलते जुलते हैं, जा रहे हैं, एक्टिव है। चुनाव को लेके क्या तैयारी है? देखिए, चुनाव को लेके पूरी तैयारी है। हम तो नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव से ही इलेक्शन मोड में आ गए हैं। हमने सब कार्यकर्ताओं को कह दिया है कि अब आप 2024 में रिलैक्स करोगे। उन्हें पूरी उम्मीद है कि छिंदवाड़ा में 7 में से 7 सीट छिंदवाड़ा में कांग्रेस की होगी। अमित द्विवेदी, बंसल न्यूज, छिंदवाड़ा। चलिए अब जरा रुक कर लेते हैं आदिवासी बाहुल सीट भैंसदेही का, जहां चाय और पानी की दुकानों पर चर्चाएं गर्म हैं। नाश्ता पानी करते हुए लोग चुनावी जायका ले रहे हैं और हमने भी उनसे बातचीत की। क्या कह रहे हैं आप भी सुनिए। हम भैंसदेही में है और भैंसदेही में हम पान की चौपाटी पर है। पान की चौपाटी पर कई युवा है जो 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं कर रहा है। हम भी उनसे चर्चा करेंगे कि 2023 में कैसी सरकार होना चाहिए और किन मुद्दों पर युवा इस बार आने वाली सरकार को चुनेगा। सबसे पहले बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वदेश है सर। स्वदेश, बताइए 2023 में चुनाव होने वाला है जी, कैसी सरकार चुनेंगे, क्या मुद्दे होंगे आपके? मुद्दे क्या, अभी तो जो सरकार है वैसे अच्छी चल रही है। पिछली कुछ सरकारें देखें तो उसमें काफ़ी अच्छी चल रही है सरकार। किसानों का भी ध्यान रखा जा रहा है, उसके साथ ही साथ रोडों को देख लो आप, स्वच्छता में देख लीजिए, और बहुत सी चीज़ें, यानी अंतिम छोर के व्यक्ति तक हर एक लाभ पहुंचाया जा रहा है। इसीलिए इसी प्रकार की सरकार चुनेंगे। क्या मन बनाया है आप लोगों ने 2023 के लिए? मेरा इस बार
मतलब जो भी हम विधायक प्रतिनिधि चुनते हो वो शिक्षित हो, अच्छा हो और जिसमें युवाओं के बारे में विशेष ध्यान देने की योग्यता हो, ऐसा विधायक प्रतिनिधि होना चाहिए इस बार। आज के समय में सबसे मेन मुद्दा जो है बेरोजगारी का है। आज सबसे ज़्यादा हमारे भारत देश में बेरोजगारी का आलम फैला हुआ है। लोग डिग्रियां लेकर सड़कों पर घूम रहे हैं। दूसरी चीज़ आज देख रहे होंगे, आज हर वर्ग परेशान है, व्यापारी वर्ग परेशान है, किसान वर्ग परेशान है और ज़्यादातर देखा जाए तो मेन मुद्दा महंगाई का भी है। आज दाल आटे के भाव देख लीजिए आसमान छू रहे हैं, डीजल पेट्रोल के भाव देख लीजिए आसमान छू रहे हैं। साथ ही साथ आप खाने के तेल के जो भाव है वो भी आसमान छू रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज जनता त्रस्त है महंगाई की मार से। इस तरह की सरकार इस बार चुनने वाले क्योंकि 2023 का रन पास में है। और भैंसदेही की बात की जाए तो भैंसदेही को लेकर आपका क्या विचार है, कैसा विधायक चाहते हैं आप? देखिए, आगामी समय में 2023 में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और अभी जो वर्तमान सरकार है वह काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है और शासन प्रशासन की जो भी योजनाएं हैं वो अंतिम छोर तक के व्यक्ति को आसानी से मिल रही है और उसका लाभ भी आमजन उठा रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में बात कर ले तो पहले इंजीनियरिंग और चिकित्सा क्षेत्र की अध्ययन जो होता था वो इंग्लिश में होता था और हमारा जो क्षेत्र है वो हिंदी भाषी और यहाँ पर हिंदी भाषी छात्रों की संख्या भी अत्यधिक है जिन्हें यह शिक्षा प्राप्त करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन सरकार का यह जो निर्णय है कि इंजीनियरिंग और चिकित्सा की जो शिक्षा है वो भी हिंदी में होगी तो इससे कहीं ना कहीं छात्रों को अच्छा लाभ भी मिलेगा और इस वर्ग के छात्र भी सरकार के इस फैसले से मुझे सहमत नज़र आते हैं। चुनावी चर्चा तो आम बात है, यहाँ रोज़ जीतते और रोज़ हारते हैं लोग, लेकिन बात यही है महंगाई और बेरोजगारी। महंगाई से गरीब जनता, दैनिक जो मजदूरी वाले लोग हैं बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उनकी इनकम कम हो गई है और खर्चे ज़्यादा हो गए। इससे हमको भी यहाँ बैठे बैठे अंदाज़ा हो जाता है कि वो लोग परेशान हैं। तो हम ये सरकार से यही चाहेंगे कोई भी बने महंगाई कम करे और रोजगार दे। अब युवाओं की राय ली है 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर, तो युवाओं से जो बात की उसमें खास करके यहाँ बात निकल के आई है कि जो युवाओं को रोजगार दे, युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करे। बंसल न्यूज के लिए भैंसदेही से शंकर राय की रिपोर्ट। अब बारी है जनकमल टटोलने की। इंदौर में अपने आम लोगों से बातचीत करती है और जनता जब कहती है कि चुनाव में वो क्या चाहती है तो 2023 में क्या होगा, जरा इसको भी जनता के मन से सुनते हैं। भाई जनप्रतिनिधि काम करने वाला हो, लोगों की समस्या सुने और बस्ती में तो लाइट की, ड्रेनेज की, इनकी समस्या ज़्यादा रहती है। तो बस ये काम होते रहे, करवाता रहा आदमी, वही ऐसा ही होना चाहिए जनप्रतिनिधि। क्या क्या मौका होना चाहिए? जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जनता के सारे काम करे, जनता को जो तकलीफ है उनको दूर करे, वो जो जनप्रतिनिधि काम का है। बाकी तो सबके जनप्रतिनिधि बहुत सारे। चुनाव में विशेष मुद्दे क्या, गुंडागर्दी और ये जो चल रही है यही विशेष मुद्दे हैं। बाकी तो सब मुद्दे करीब करीब हाँ ड्रेनेज जो भी समस्या है वो है। बाकी तो करीब करीब सब समस्या हमारे वार्ड में तो करीब करीब सब समस्या हल ही। हमारे वार्ड में तो बहुत सारी चीज़ों की दिक्कतें दूर हो गई है, थोड़ी बहुत है वो भी चल ही रहा है, काम अच्छे से कर रहे हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भी है। सबका साथ देना चाहिए, कुछ भी समस्या है तो तत्पर होना चाहिए। जैसे मुख्यमंत्री जो आदेश करते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। सर सब बढ़िया होना चाहिए और हमारे यहाँ सब चीज़ की सुविधा है, नल की, ड्रेनेज की, सब चीज़ की सुविधा है हमारे यहाँ। काम हो रहा है, सब काम हो रहा है हमारे यहाँ। संतुष्ट हो आप? बढ़िया, पेंशन भी चालू है हमारी, हमको कोई परेशानी नहीं है, दाल रोटी कर रहे हैं, खा रहे हैं आराम से। जनप्रतिनिधि सर जो लोगों के साथ घुला मिला हो और आपस मतलब सबको लेके चलने वाला हो, छोटी मोटी समस्याओं को अपने लेवल पे सॉल्व करे, मतलब किसी का हस्तक्षेप ना करे, अपने लेवल पर प्रॉब्लम को सॉल्व करे, वो उस टाइप का जनप्रतिनिधि ज़्यादा अच्छा हो। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई की कोई सरकार कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, इसको कंट्रोल तो करना ही चाहिए। हमारा जनप्रतिनिधि मेनली तो ये है कि पब्लिक से जुड़ा हुआ हूँ, समय समय पे लोगों के पास जाकर या अपनी जानकारी या अपने कार्यकर्ताओं की सहायता से जो भी अपने क्षेत्र है उसकी समस्त जानकारी परेशानियों का अवलोकन करता रहे और समय समय पे उनका समाधान और उसके निवारण करता रहे। ट्रैफिक वगैरह जो सुधारने का नाम पे जो सो कॉल्ड काम बस किया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। अभी तक आप देखो सड़कों पे जगह जगह गड्ढे जो हो जाते हैं उन्हें भरने तक का मतलब महीनों तक कोई काम नहीं है, बस उन्हें छोड़ दिया था। अभी रोड पे आप अंदर घुसोगे तो 3-4 जगह से खुदी हुई है। तो बस ये है कि काम अपना प्रॉपर समय अनुसार करते रहें।
तो सियासी समीकरण आपने समझे, जनता क्या चाहती है ये आपने सुना, नेताजी क्या चाहते हैं ये भी आपने सुना, और जनता किस तरह का जनप्रतिनिधि चाहती है उसके मन की बात भी आपने सुनी। कल फिर हाजिर होंगे एक नई विधानसभा, नए इलाके और चुनावी जायके के साथ। फिलहाल इसमें इतना ही। नमस्कार।